हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के जर्नी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 है फिजिक्स का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। और उस चैप्टर 11 का आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। वैसे तो कोई लिंक नहीं है आज के लेक्चर का और प्रीवियस लेक्चर का, ये टोटली सेपरेट लेक्चर है, सेपरेट टॉपिक है, अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। तो उसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है हमारे सिलेबस का और इजी चैप्टर भी है, मार्क्स दे के जाएगा और इसमें ज़्यादा डेरिवेशंस भी नहीं है जिसका आपको डर है। बहुत कम डेरिवेशन है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग एक दो डेरिवेशंस देखने वाले हैं एंड देन उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट से डेफिनेशन से उतना हम लोग देखने वाले हैं एंड देन आज का लेक्चर खत्म होगा। आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, केमिस्ट्री भी एडेड है। तो इस चैप्टर में मतलब टोटली बहुत सारी कंसेप्ट्स केमिस्ट्री के यूटिलाइज किए हैं, तो उनको यूज करके, फिजिक्स को यूज करके आज का लेक्चर होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सब लोग हेडफोन लगा के बैठेंगे ताकि कंसंट्रेशन अच्छा होगा। नोटबुक एंड पेन लेके बैठेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, खुद की नोट्स बनाएंगे। जितनी ज़्यादा आप खुद की नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा और दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग हुआ तो अपने आप दिमाग में फिट होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाघ एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियोज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे और इसमें हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का लेक्चर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल क्या होता है बच्चों। मतलब कल मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, आपको याद होगी कि मैग्नेट का इन्वेंशन कैसे हुआ, मैग्नेट कहाँ पे मिला। तो मैग्नेट एक स्टोन था, मैग्नेट अपने आप में एक स्टोन है, एक सब्सटेंस है। लेकिन मटेरियल जो होता है, डेली लाइफ के हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं, इन मटेरियल में भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो इन मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी आज हम लोग बात करने वाले। मटेरियल में मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कौन है, कौन इसको प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे सबको पता है, जो भी कोई मटेरियल होता है स्टूडेंट्स, सबको पता है मटेरियल मतलब चाहे वो कौन सा भी हो, चाहे वो हेलियम हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो आयन हो, कौन सा भी मटेरियल हो, ये सभी मटेरियल्स एक छोटे से पार्टिकल से बनते हैं। वो छोटा सा पार्टिकल कौन सा होता है, एटम, सबको पता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सबसे पहला पॉइंट, मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। ओरिजिन कौन है, देखो ओरिजिन तक जाएंगे हम लोग, मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। मटेरियल ऑफ एनी सब्सटेंस, मटेरियल ऐसे मत लिखो, मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम, है ना। मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। मटेरियल किससे बनता है, एटम से बनता है। एंड एटम किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। एंड एटम is made up of electrons. Atoms is made up of electrons. तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, प्रोटॉन से बन रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, हमें पता है। तो ये होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थोड़ा ठीक से ड्रॉ करती हूँ, मैडम को ड्राइंग नहीं आती है। मैडम को बस फिजिक्स आता है, मैडम को ड्राइंग नहीं आती है। थोड़ा बहुत अच्छा आ गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अंदर। तो बच्चों मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन से रिवॉल्व कर रहा है।
ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज जब मोशन करता है इसका मतलब वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की मोशन इस डायरेक्शन में, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और बच्चों लास्ट चैप्टर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने क्या देखा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, उसका ओरिजिन कौन है? हमारा इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कर रहा है, जो कि ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। और इस ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल, magnetic field produced in a material। बच्चों क्वेश्चंस इस टॉपिक से कैसे पूछे जा रहे हैं इसकी हम बात करेंगे। ये फिलहाल तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसका जो डेरिवेशन है मेन, उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू इसमें सबसे पहले किसकी वजह से? इस छोटू से इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मतलब इसको कहा जाता है, ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। एंड केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन बस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर नहीं लगाता। इलेक्ट्रॉन बस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर नहीं लगाता, वो खुद के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है। मतलब खुद के अराउंड चक्कर लगाते 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 क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, राइट। तो वो खुद के अराउंड घूमेगा, न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमेगा। जैसे कि अर्थ खुद के अराउंड भी घूमती है एंड न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमती है। मतलब उसका जो खुद का मोशन है, खुद का रोटेशन है, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा है एंड ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है। इसका मतलब खुद के स्पिनिंग की वजह से भी वहां पे क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तीसरा पॉइंट, और ये जो न्यूक्लियस है ये भी मोशन में है। मोशन मतलब वो घूम नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर भी वाइब्रेशंस है। इसका मतलब वो भी मूवेबल है, इसके अंदर भी प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन भी एक चार्ज ही है, तो चार्ज मोशन में, चार्ज मूवेबल है, इसका मतलब उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ड्यू टू द न्यूक्लियस ऑल्सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन बच्चों ये दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वेरी वेरी लेस। ये दो मतलब इन दोनों की वजह से, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एंड न्यूक्लियस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इट इज वेरी लेस। तो हम अपने सिलेबस में बस किसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कंसीडर करेंगे? हम बस मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका ओरिजिन कौन है? सब लोग बताएंगे। इसका ओरिजिन है इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म हो रहा है उसका ओरिजिन है, उसका हीरो कौन है? इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। ओके, तो बच्चों इसी इलेक्ट्रॉन का यूज करके आगे का पूरा टॉपिक डिपेंड है, जिससे रिलेटेड हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग करने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करने के बाद मैग्नेटिज्म, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, और मैग्नेटाइजेशन होना मतलब क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब क्या, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में होने वाली है। ठीक है,
प्रॉपर्टीज हम लोग कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन मैग्नेटाइजेशन वगैरह, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसकी डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, ये सब कुछ आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तब तक बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैं आगे का डेरिवेशन आपको बताने वाली हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से निकालो। कम ऑन। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका ओरिजिन कौन है, इलेक्ट्रॉन, जो कि मोशन कर रहा है, अराउंड द ऑर्बिट मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो हमें पता है ये एक लूप प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ये क्या है, एक लूप है ना, दिस इज अ लूप। एंड लूप का एरिया कितना होता है बच्चों, एरिया ऑफ लूप कितना होता है, ये आगे जाके हम लोग यूज करने वाले हैं। एरिया ऑफ लूप कितना होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे और एक बात, जब एक लूप हम लोग लेते हैं और उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो वो फील्ड इट जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट होती है, आपको पता होगा। मतलब ये जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एक बार मैग्नेट का काम कर रहा है। मतलब यहाँ अगर साउथ पोल होगा तो यहाँ पे कौन सा पोल प्रोड्यूस होता है, इसकी जो लाइंस बनती है वो कुछ बार मैग्नेट के जैसे बनती है। मतलब ये एक बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है ना। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब इसकी जो लाइंस प्रोड्यूस होती है वो कुछ इस प्रकार, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। नॉर्थ टू साउथ ऐसी उसकी लाइंस प्रोड्यूस होती है। मतलब यहाँ पे ऐसी लाइंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसका मतलब इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। बच्चों अगर ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो वो मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा होगा, दैट इज ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, लास्ट लेक्चर में नहीं, इसके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हमने स्टडी किया था। तो वो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है, इट प्रोड्यूसेस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही, इसका एक्सप्रेशन हमें बताना है, आपको बहुत बार पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो वो इसको हम डिनोट करेंगे m ऑर्बिटल से, क्योंकि इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है, ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। इसका मतलब वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और मैग्नेट को होती है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होती है। तो वो मैग्नेटिक मोमेंट हम किससे डिनोट करते हैं, m बार से। एक्चुअली इसको डिनोट किया, वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिनोट की जाती है m बार से। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपको याद होगा एक लूप के लिए हमने ये मैग्नेटिक मोमेंट लिया था I इंटू ए बार। यहाँ एरिया वेक्टर हमने लिया है a बार, I इंटू ए बार। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो उसको डिराइव करने के लिए हम लोग सेपरेट से एक स्लाइड लेंगे और वहाँ पे डिराइव करेंगे। लेकिन इसकी हम लोग तब तक है ना, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, ये उसका न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड मान लो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये करंट मान लो मतलब मूव करता ही है, हमें पता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, आपको याद होगा। तो यहाँ कर्ल फिंगर्स को हम करंट की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और जहाँ थंब आउटस्ट्रेच करेगा वो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ कर्ल फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, थंब कहाँ आउटस्ट्रेच कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जो है मतलब m ऑर्बिटल जो है वो कहाँ रहेगा, ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में कर्ल फिंगर्स करो, थंब जहां आउटस्ट्रेच करेगा वो रहेगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। बच्चों अभी इसी का हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट से स्लाइड लेती हूँ और उसका एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। टाइटल देना है सब लोगों ने, नोटबुक आपके पास होगी ही तो टाइटल दो सब लोग। क्या टाइटल दोगे, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल
magnetic moment due to an electron, ऐसा टाइटल है, of an electron rotating around the nucleus, ओके। तो देखो इसमें वापस आप वही डायग्राम निकालोगे, एक लूप लेना है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज, इसके अंदर है न्यूक्लियस, ये हमारा है m ऑर्बिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन की, एंड ये है हमारा करंट I, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन rotating around the nucleus in clockwise direction, ओके। ड्यू टू दैट, उसके आगे लिखेंगे, एक मिनट बच्चों एसी ऑन कर देती हूँ, ड्यू टू दैट करंट लीडिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी जो हमें पता है उसको ऐसे ही लिखो बच्चों, जो आपको पता है, जो आपको आता है वही लिखना है आपको, है ना, बराबर मार्क्स मिलेंगे आपको। सेकेंड पॉइंट, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या क्या है, मास है, करंट I लिया है, चार्ज E लिया है, ये सब कुछ लिख दो। मान लो उस जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस R है, उसकी वेलोसिटी V, वही वेलोसिटी से वो घूम रहा है, ये सब कुछ लिख दो। लेट ME इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, T मान लो इसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए T जितना टाइम पीरियड लगा, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद R क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस ऑफ ऑर्बिट। V जितनी वेलोसिटी से वो घूम रहा है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखो इलेक्शन नहीं मीनाक्षी मैम, इलेक्ट्रॉन, ओके, हाँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मतलब मुझे m का फॉर्मूला निकालना है ना। m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू a, I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, ये फॉर्मूला है। तो पहले मैं यहाँ पे I का फॉर्मूला डिराइव करूंगी। A तो मुझे पता है, A इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ये मुझे पता है। तो A का फॉर्मूला मुझे पता है, लेकिन I का फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे T का पहले फॉर्मूला निकालना होगा, और T का फॉर्मूला मुझे मिलेगा स्पीड के फॉर्मूले से। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले हमारा मेन एम कौन है, हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, उसके लिए मुझे I चाहिए, I के लिए मुझे T चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता है, क्यों मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखती हूँ, ऐसे ही आप लोग लिखोगे। तो सबसे पहले ये जो V है, V मतलब वेलोसिटी या फिर स्पीड बोलो इसको, स्पीड बेटर वे, इसको स्पीड बोलो। थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, क्या, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा, V इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, इलेक्ट्रॉन एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, मतलब एक सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो सरकमफरेंस मतलब कितना, 2 पाई r डिवाइड बाय t। तो इससे मुझे t की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों,
t इज इक्वल टू मिलता है, इस t को इधर शिफ्ट करो, v को इधर शिफ्ट करो, 2 पाई r अपॉन v। ओके, ये t को आगे जाके हम लोग यूज करने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पे मिला t। अब यहाँ पे करंट सर्कुलेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे सर्कल में करंट पास हो रहा है, तो वो करंट का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग का स्पेलिंग, सर्कुलेटिंग करंट in the circuit, in the orbit is क्या बनेगा, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम ना, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है बच्चों यहाँ, E मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर E जितना चार्ज है मान लो E अपॉन टी बनेगा। ये T का फॉर्मूला मेरे पास है वो पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा, E डिवाइड बाय T कितना है 2 पाई R अपॉन V। इससे मुझे I क्या मिलेगा, V को ऊपर शिफ्ट करो, EV डिवाइड बाय 2 पाई R, ये मुझे मिला करंट का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम बाद में यूज करेंगे, इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे एरिया क्या मिलेगा देखो, नाउ एरिया ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द लूप का, पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे फाइंड करूंगी मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज m ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए बार। इसकी मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू I इंटू ए। ओके, और एक स्लाइड लेते हैं, I इंटू ए। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, कितने नंबर का पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट। सभी वैल्यूज पुट कर दो, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू I कितना है यहाँ पे, EV डिवाइड बाय 2 पाई R इंटू ए कितना है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों एक आर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, पाई भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो कितना मिलेगा मुझे, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू EV/R अपॉन 2। ओके, ये एक फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। लेकिन बच्चों इसको नाम देके रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहाँ पे याद रखो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। सिंपल फॉर्मूला है EV/R अपॉन 2, ये मुझे m ऑर्बिटल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एंगुलर मोमेंटम एंड m ऑर्बिटल दोनों का हमें रिलेशन दिखाना है। एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का मुझे रिलेशन दिखाना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू EV/R अपॉन 2 को L बार के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे देखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द एंगुलर मोमेंटम L बार, एंगुलर मोमेंटम L बार ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, क्या होता है L बार ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, L बार इज इक्वल टू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू R बार, यही फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। तो बच्चों ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे हम लोग। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है देखो, आपको याद होगा एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। L बार इज इक्वल टू होता है P बार क्रॉस R बार, है ना। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू हम लोग PR भी लिख सकते हैं, एंड P मतलब लीनियर मोमेंटम जिसकी वैल्यू होती है MVR, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल डायनेमिक्स में ये फॉर्मूला डिराइव किया था। तो यहाँ पे M क्या है, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V है स्पीड, R बार है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, L इज इक्वल टू MEVR। इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखती हूँ, इन वेक्टर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म, सॉरी इन स्केलर फॉर्म, और हमें बस इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए।
अभी देखो बच्चों, अभी यहाँ पे मुझे इस फॉर्मूले को इसके अंदर इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूंगी, वापस वही इक्वेशन लेते हैं, कंसीडर इक्वेशन 2 एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ ME से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, M ऑर्बिटल इज इक्वल टू, यहाँ ये EV में थोड़ी देर के लिए क्या करती हूँ, VR को साइड में लिखती हूँ, E को हम एक साथ लिखेंगे 2 के साथ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये VR को मैंने साइड में लिखा, इस VR को मैंने ME से मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया, ताकि मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और हमें फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो ME से मैंने मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलता है, देखो इस MEVR की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी, L पुट करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, M ऑर्बिटल इज इक्वल टू E इंटू L डिवाइड बाय 2ME। तो बच्चों ये मुझे मिलता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है, दिस इक्वेशन conclude that कि M ऑर्बिटल जो है, E मान लो कांस्टेंट है, ME कांस्टेंट ही है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, L को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज किया तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इंक्रीज करते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम अगर इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। और एक बात, यहाँ पे ये जो M ऑर्बिटल है, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म M ऑर्बिटल बार इज इक्वल टू, इसको EL बार लगेगा डिवाइड बाय 2ME, लेकिन E को हमें चार्ज देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, माइनस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस, एंड निगेटिव साइन इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट M ऑर्बिटल एंड L बार मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या है, अपोजिट है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों याद रखना है कि M ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब अगर M ऑर्बिटल इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा, L बार रहेगा, और अगर M ऑर्बिटल इधर है तो L बार ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आया? देखो क्या किया हमने, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी मटेरियल का ओरिजिन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन, ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट लीड कर रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और मैग्नेटिक, इसका मतलब मैग्नेटिज्म का ओरिजिन किसी भी मटेरियल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है,
तो स्पिनिंग करते वक्त भी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम अमाउंट में होती है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इसकी ही लेते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सभी ओरिजिन है मटेरियल के जहां से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। बट हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका यूज करके हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, जहां मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, मतलब उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है, तो उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन करने को ही हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, जिसको हमने नाम दिया है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। उसका एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो वहां एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए वापस हमने वही इलेक्ट्रॉन लिया जिसको हमने क्लॉकवाइज लिया है, और उसकी वजह से जो करंट लीड कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज लीड कर रहा है, उससे मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। राइट हैंड थंब रूल का यूज करके अपवर्ड डायरेक्शन में m ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहा है। देन हम लोगों ने उसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें डिराइव करने के लिए m इज इक्वल टू आई ए ये फॉर्मूला यूज किया। इसमें I का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो टाइम निकालने के लिए मैंने स्पीड का फॉर्मूला यूज किया, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई r अपॉन t, तो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन v। तो करंट जो सर्कुलेट कर रहा है I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम दैट इज E अपॉन t, सो I इज इक्वल टू होता है E अपॉन 2 पाई r अपॉन v, सो EV इज इक्वल टू बनेगा 2 पाई r। इसमें एरिया ऑफ ऑर्बिट A इज इक्वल टू है पाई r स्क्वायर, सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट m ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है I a बार, सो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू होगा I इंटू a। ओके, सो I का फॉर्मूला हमने पुट किया और यहाँ पे मुझे फॉर्मूला मिला EVR अपॉन 2। तो एंगुलर मोमेंटम को हमें इसके अंदर पुट करना था, तो हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिया MEVR, बट यहाँ ME की कमी है तो मैंने ME को मल्टीप्लाई किया, ME को डिवाइड किया। ME को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद MEVR की जगह पे मैंने L पुट किया, तो EL अपॉन 2ME ये फॉर्मूला बना। तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू मुझे मिलता है, निगेटिव साइन मैंने दिया, निगेटिव साइन क्यों दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निगेटिव साइन होता है, और इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर m ऑर्बिटल अपवर्ड है तो l बार कहाँ है, डाउनवर्ड। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, और उसका यूज करके हमने यहाँ पे उसकी अपोजिट डायरेक्शन दिखाई। बच्चों जल्दी से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। अगर इसका एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेशन आपको पूछा जाए तो आपको एज इट इज एक्सप्रेशन लिखना है और देन इसका स्क्रीनशॉट निकालो। बच्चों इसी से रिलेटेड अभी हम लोग एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है गायरोमैग्नेटिक रेशो। एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, मतलब इसी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उसी फॉर्मूले में से एक रेशो है, उसको हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं। गायरोमैग्नेटिक बोलो, जायरोमैग्नेटिक बोलो, कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, एक बार फॉर्मूला वापस से लिख लेना है सब लोगों ने। फॉर्मूला हमने डिराइव किया m ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है EL अपॉन 2 इंटू ME, ओके, जिसमें L होता है, देखो m ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे, दैट इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। m क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। L क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करती हूँ, इस L को मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ। तो देखो क्या बनेगा, m ऑर्बिटल एज इट इज रहेगा, L तो इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड होगा, इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, E डिवाइड बाय 2ME। तो बच्चों ये जो रेशो है, मतलब m ऑर्बिटल डिवाइड बाय L, ये जो रेशो है इसी को कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशो। क्या कहा जाता है इसको, गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो इसको अगर आपको किसी ने डिफाइन करने के लिए पूछा तो क्या बोलोगे, m ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय L मतलब एंगुलर मोमेंटम। वेरी सिंपल। क्या डेफिनेशन आएगा गायरोमैग्नेटिक रेशो का, इसका डेफिनेशन बनेगा, डेफिनेशन the ratio of orbital magnetic
ratio of orbital magnetic moment to the angular momentum. Ratio of orbital magnetic moment to the angular momentum of a revolving electron of a revolving electron called as gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio, और इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू G.R इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू m ऑर्बिटल डिवाइड बाय L. बच्चों अगर इसका SI यूनिट की जरूरत नहीं, बाद में देखते हैं SI यूनिट क्या आएगा. वैसे किलोग्राम आएगा, L का न्यूटन मीटर सेकेंड आएगा, तो किलोग्राम पर न्यूटन मीटर सेकेंड ऐसा उसका SI यूनिट बनेगा, उसको बाद में देखेंगे. अब बात करते हैं, समझ में आया सबको, वेरी सिंपल. इसमें से ही फॉर्मूले का जो एक पार्ट है जिसका हमने एक रेशो बनाया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गायरोमैग्नेटिक रेशो. मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है उसके प्रोपोर्शन में, एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शन में एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शन में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शन में ये कितना है, मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल गायरोमैग्नेटिक रेशो. अब बात करते हैं बच्चों बोहर मैग्नेटॉन. अब ये बोहर मैग्नेटॉन कैसे आया, देखो. बोहर मैग्नेटॉन एक बोहर नाम के साइंटिस्ट से, आपको पता है ना, बोहर नाम के साइंटिस्ट से उन्होंने एक एटम की थियरी दी थी जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने ही वाले, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर में डिटेल में. वैसे आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में स्टडी किया ही होगा, बस उसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे एक बोहर मैग्नेटॉन देखने वाले हैं जो कि इसी कंसेप्ट से रिलेट करता है. लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ी सी बोहर की थियरी देख लेते हैं. बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्टन ऑर्बिट्स में, पर्टिकुलर शेल में, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं. आपको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर. उसने कहा था कि सेंटर में होता है न्यूक्लियाई और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता है, उसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, ये उसने कहा था. मतलब एक फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करेंगे, सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में रिवॉल्व करेंगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का उसका एंगुलर मोमेंटम है. तो वो ये एंगुलर मोमेंटम की एक वैल्यू होती है. वो वैल्यू क्या होती है उसने बताई. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट L इज, ये कितना होता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π. क्या, इंटीग्रल, ऐसे बोहर ने कहा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π. ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है. तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π मतलब NH अपॉन 2π. इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n क्या डिनोट करेगा यहाँ पे, n डिनोट करेगा उस ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट नंबर. मतलब मान लो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का n रहेगा 1, तो ये बनेगा h अपॉन 2π. मान लो सेकेंड शेल का इलेक्ट्रॉन है तो बनेगा 2h अपॉन 2π. थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है तो 3h अपॉन 2π. तो n क्या डिनोट करता है यहाँ पे, ऑर्बिट नंबर. कौन से शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम वो इलेक्ट्रॉन का होता है. ये किसने कहा था, बोहर ने कहा था, और इसी से बना बोहर मैग्नेटॉन. तो वो बोहर मैग्नेटॉन क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं. देखो, तो वो बोहर मैग्नेटॉन क्या था बच्चों, इसके लिए आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो बोहर मैग्नेटॉन का फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बोहर्स theory, according to Bohr's theory, electrons of an atom can revolve in a stationary orbit
in a stationary orbit. Okay, and angular momentum of an electron is an integral multiple of इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n ऑफ h अपॉन 2 पाई. ओके, ये उसकी थियरी थी बोहर की, और इसी का यूज करके हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो सेकेंड पॉइंट आते हैं एंगुलर मोमेंटम का वही फॉर्मूला. वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? L इज इक्वल टू NH. एक मिनट, पहले इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, NH अपॉन 2 पाई. लेकिन ये कितना है बच्चों? MEVR, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस डेरिवेशन में देख चुके हैं. तो इसी का यूज करके अभी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लेंगे. नाउ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज m ऑर्बिटल इज इक्वल टू कितना है? दैट इज E इंटू L डिवाइड बाई 2me. ओके, इसकी जगह पे, L की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर देंगे. तो इससे हमें m ऑर्बिटल क्या मिलेगा? देखो, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E अपॉन 2me साइड में ले लो, एंड L की जगह पे NH अपॉन, ये H है, अपॉन 2 पाई. तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, N को थोड़ा साइड में लेती हूँ. हाँ, मतलब m ऑर्बिटल शेल जो है, शेल को हम लोग बाहर ले लेते हैं. बाकी सभी टर्म्स को एक जगह ले लो. E इंटू H बनेगा 2 2 जा 4 पाई me. तो बच्चों ये देखो, ये सब कुछ कांस्टेंट चीजें हैं. E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट. ये सभी कांस्टेंट चीजें हैं. n तो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू शेल. फर्स्ट शेल है n इज इक्वल टू 1 आएगा, सेकेंड शेल है n इज इक्वल टू 2 आएगा, थर्ड शेल है n इज इक्वल टू 3 आएगा. n चेंज होता रहेगा, लेकिन ये सभी कांस्टेंट चीजें हैं, और इसी को कहा जाता है बोहर मैग्नेट्रॉन. देयरफॉर EH अपॉन 4 पाई me is called बोहर मैग्नेट्रॉन. इसको कहा जाता है बोहर मैग्नेट्रॉन. एंड इसकी वैल्यू क्या रहेगी? देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो चाहे तो, फोर्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन. देखो क्या बनेगी? वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन क्या बनेगी? देखो, यहाँ पे सभी वैल्यूज आपको पता है. E की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इतना चार्ज होता है E के ऊपर, राइट. उसके बाद H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. सब लोग सोच रहे होंगे ये H क्या है? H प्लैंक्स कांस्टेंट है. आगे जाके ड्यूअल नेचर में हम लोग इसको स्टडी करने वाले. इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है. रेडिएशन का प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ये. H इज इक्वल टू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. ये उसकी वैल्यू होती है. पाई तो पता ही है सबको, पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. ये सभी वैल्यूज है. ये सब वैल्यूज जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, EH अपॉन 4 पाई me के अंदर पुट करेंगे. E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19. H कितना है? 6.6 इंटू 10⁻34. इतना कैलकुलेशन आपको कोई पूछेगा नहीं, आप बस इसकी वैल्यू रट लो, है ना. 4 इंटू 3.14 इंटू, लेकिन ये सभी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बच्चों. अगर नहीं दी रहेंगी, मान लो पेपर में वैसे दी होती है, अगर इनकेस नहीं दी रहेगी तो प्रॉब्लम होगा. तो इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद हमें बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू मिलती है. बोहर मैग्नेट्रॉन मिलता है, कितना मिलता है?
वो मिलता है 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इतना मिलता है बोहर मैग्नेट्रॉन। 9 लेट मी चेक, करेक्ट दे रही हो ना, यस करेक्ट है, 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये वैल्यू भी आपको बहुत बार पूछी जाएगी बच्चों, ये भी याद रखनी है आपको। एंड ये फॉर्मूला, ये बोहर मैग्नेट्रॉन के ऊपर आपको कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से वो अभी हम लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल्स में लेके आई हूँ, एक जो है ये आपके बुक में सॉल्व क्वेश्चन है ये, और दूसरा जो मैं लेके आई हूँ वो एक्सरसाइज का सवाल है। तो दोनों भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोनों भी बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, उसके पहले फॉर्मूले याद कर लो बच्चों। फॉर्मूले क्या है इंपॉर्टेंट, आज के फॉर्मूले हमने क्या स्टडी किए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार मैं बता दूं आपको क्या क्या लिया हमने। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज के लेक्चर के, सबसे पहले हमने लिया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, दैट इज EVR/2, और एक दूसरा फॉर्मूला देखा इसका L के फॉर्म में MEVR, एंगुलर मोमेंटम। फिर थर्ड हमने देखा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है EL/2me। और हमने क्या देखा, कौन सा फॉर्मूला देखा, और गायरोमैग्नेटिक रेशो देखा। गायरोमैग्नेटिक रेशो के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। गायरोमैग्नेटिक रेशो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू होता है E/2me। इसके ऊपर से इसका यूनिट अलग बनेगा, देखो कूलोम डिवाइड बाय किलोग्राम। गायरोमैग्नेटिक रेशो का ये फॉर्मूला बनेगा। और कौन सा फॉर्मूला देखा हमने, बस इतने ही देखे ना। और हाँ, बोहर मैग्नेट्रॉन, वैसे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, EH उसकी वैल्यू तो हमें पता ही है 4πme, ये हो गया बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो इन सब का यूज करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, ऐसे लिस्ट ना खुद ही बनाया करो, जैसे मैं बताती हूँ ना आपको, ऐसी लिस्ट हमेशा बना लिया करो हर एक चैप्टर, हर एक लेक्चर देखने के बाद। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, प्लस करो इसको आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको गायरोमैग्नेटिक रेशो निकालना है। गिवन लेके रखा है, देखो क्या क्या दिया है बच्चों, गिवन E इज इक्वल टू देके रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सब कुछ गिवन ही है, कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये सब कुछ हमें पता है। और फॉर्मूला क्या है फिर गायरोमैग्नेटिक रेशो का, गायरोमैग्नेटिक रेशो इज इक्वल टू होता है E/2me, राइट। सो दैट इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट में मैं गायरोमैग्नेटिक रेशो लिखती हूँ। E कितना है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम डिवाइड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये बनेगा 0.8। ओके, एंड 9.1 है, इसको हम लोग क्या करते हैं 0.8 एज इट इज रखो, ये 19 10⁻⁻19 है, ये -31 ऊपर जब शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा +31 बनेगा। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है 9.1 को मैं अप्रोक्सीमेटली 9 कंसीडर कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो 0.8 डिवाइड बाय 9 क्या बनेगा, 0.8 डिवाइड बाय 9, ये तो 0 बनेगा 0, देन 0. वापिस 0 ले लो, 0.880 बन गया अभी, मतलब 9 8 72 होगा, अगेन 8 होगा, 9 8 72, तो 0.088 एंड 31 माइनस क्या है 19,
31 माइनस 19 कितना बनेगा बच्चों? 12 बनेगा, राइट? तो ये -12 होगा, माइनस नहीं +12 ही आएगा ये। तो ये कितना बनता है देखो, गायरोमैग्नेटिक रेशो इज इक्वल टू, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना मिला? 0.088 है ना, 0.088 इंटू 10⁻²²। ओके, अब इसको हम लोग पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या बनेगा देखो, गायरोमैग्नेटिक रेशो, इसको 2 डिजिट मैंने राइट में शिफ्ट किया तो क्या बनेगा? 8.8 इंटू 10⁻+12 है 12, और ये 2 डिजिट राइट में शिफ्ट किया 1 2, राइट में शिफ्ट करने के बाद मुझे 2 यहाँ माइनस करना पड़ेगा। लेफ्ट में प्लस करना पड़ता है, राइट में माइनस करना पड़ता है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या बनेगा यहाँ पे? 8.8 इंटू 10⁻10, एंड इसका एसआई यूनिट मैंने बताया, बाद में बताऊंगी। ई का एसआई यूनिट है कूलोम, एंड मास का एसआई यूनिट है ग्राम, किलोग्राम, कूलोम पर किलोग्राम। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो 8.8 इंटू 10⁻10 कूलोम किलोग्राम इनवर्स, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर, यस करेक्ट है। गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8.8 इंटू 10⁻+10 कूलोम किलोग्राम इनवर्स। तो बच्चों ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और हो सके तो बहुत बार क्या करो आप लोग है ना, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते चलो। ये दूसरा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, चलो इसको सॉल्व करके बता। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स की टेंशन होती है, तो बच्चों अगर आप अपना बोर्ड का पेपर देखोगे, मान लो उसमें 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है, तो 8 क्वेश्चंस में आपको 2 न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी सभी जो है वो थियरी क्वेश्चंस होते हैं। वैसे तो 12 आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, 12 में से उसमें 2-3 न्यूमेरिकल होते हैं, और सबसे ज्यादा डेरिवेशंस रहेंगे, डेरिवेशंस होते हैं। न्यूमेरिकल का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले अगर आपको आ गए, आपने फॉर्मूला भी लिख लिया, गिवन लिख लिया, तो भी 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल को आपको 1-1.5 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट इधर उधर हुआ तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, ये एक नया सवाल आपके सामने, इसको स्टार करो बच्चों, ये आपके एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, An electron in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius, मतलब ऑर्बिट की रेडियस यहाँ देके रखी है r कितना दिया है, r इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ, मतलब v कितना दिया है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है, ऑर्बिटल, पहले सब गिवन लिख लो। हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एंड हमें फाइंड क्या क्या करना है, देखो बच्चों, सबसे पहले हमें निकालना है 2 चीजें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये हमें निकालना है, एंड दूसरा हमें निकालना है क्या, सेकेंड हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम, मतलब एल निकालना है, एंड एम ऑर्बिटल निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो कैसे करेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है देखो, सबसे पहला m ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है EVR/2, ये फॉर्मूला है, एंड एंगुलर मोमेंटम के लिए L इज इक्वल टू MEVR, ये दोनों फॉर्मूले नोन है, इनका यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अभी कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन देखो सिंपल है, पहला निकाल लेते हैं m ऑर्बिटल, वैल्यूज सब पुट कर दो बच्चों, EVR/2 सभी वैल्यूज आपके पास है, सब कुछ पुट करो। m ऑर्बिटल इज इक्वल टू ई कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻19
इंटू वी कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू आर यहाँ पे देके रखा है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइड बाय, इन सब का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद डिवाइड बाय करना है 2। तो बच्चों वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, ये 2 एंड ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, बस हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज हियर। कैलकुलेशन बहुत आसान है और बोर्ड में भी आपको ऐसे ही कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं, डोंट वरी। ज़्यादा वैसे लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी लॉग टेबल सीख लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, कभी ज़रूरत पड़ी इन केस तो। फिर ये क्या बनेगा देखो 10⁻⁹ प्लस 6 माइनस 11, इन सबको कंबाइन कर लिया हमने, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -19 -11 -30 बनेगा, -30 प्लस 6 -24 बनेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो आप कर ही लोगे वैसे, वो आता है 8.48। कितना आता है 8.48 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होता है, एम ऑर्बिटल का, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, EV/2, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब चलते हैं सेकेंड सॉल्यूशन की तरफ। इसको आप ऐसे ही सॉल्व करोगे बच्चों, हर एक न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता है देन उसको वीडियो को आगे एक्सटेंड करो। जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आप वीडियो देखोगे लेकिन आपको उतना सॉल्व करते नहीं आएगा, जितना आप खुद राइट करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा माइंड में आपका दिमाग में फिट होगा। तो सेकेंड देखो, सेकेंड क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम एल का फॉर्मूला हमें पता है ME इंटू VR है। तो L इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू V कितना है 2 इंटू 10⁻⁶, एंड यहाँ पे R कितना है, R है हमारे पास 5.3, यहाँ पे तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं, -11। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 9.1, ये कितना बनेगा, मैं कर देती हूँ चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2 1 2 होगा, राइट, एंड देन 9 2 18 18.2 बनेगा ये, इंटू 10⁻31 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, -25 है ना, -25, यहाँ पे 5.3 भी चाहिए ना, एक मिनट, ये 5.3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5.3 इंटू 10⁻31 प्लस 6 एंड ये -11, इन सबको ऐड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर हमें मिलता है 9.65 या फिर 96.46 इंटू 10⁻36, 96.46 इंटू 10⁻36, ये मुझे फाइनल आंसर, न्यूटन मीटर सेकेंड, इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर सेकेंड, ये सब कुछ है ना, ये ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर इसको L को 9.646 कहाँ शिफ्ट किया, लेफ्ट में, -35 बनेगा ये 10⁻35 न्यूटन मीटर सेकेंड, ऐसे भी लिखा तो भी। पॉइंट शिफ्टिंग का इतना कुछ नहीं बच्चों, आपने नहीं किया तो भी ये चलता है, इतना कुछ नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मटेरियल में कहाँ होता है, अब इसी मटेरियल की बात अभी आगे हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। तो मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, मैग्नेटाइजेशन होने के बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, उसके बाद उन दोनों का रिलेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये सब कुछ हमें स्टडी करना है। एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज आती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो सब हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। 11.3 टॉपिक जो है ये आज हमने यहाँ पे कवर किया है। होप सो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वैसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। लेकिन बच्चों नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी, जो केमिस्ट्री का अबाउस प्रिंसिपल होता है वो देखो जरा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो देखोगे, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं किसी भी एटम का, वो अगर आप देख के आओगे केमिस्ट्री का टॉपिक,
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी, लेकिन ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाली आपको। जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको केमिस्ट्री का बताऊंगी, ठीक है। तो वो सब कुछ अगर आप देखोगे तो और भी अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर क्लियर होगा। तो मुझे लगता है आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर कुछ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। पढ़ाई पे ध्यान दें, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, सभी चैप्टर्स का रिवीजन अच्छे से करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।